हेलो दोस्तों, तो आज हम आपके लिए लेके आ चुके टॉम्ब ऑफ फॉलन गॉड्स का न्यू एपिसोड। तो इस वीडियो में लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एपिसोड के स्टार्टिंग में लोग को दिखाया जाता है कि सारे के सारे लोग फिंगडू माउंटेन के ऊपर जाना चाहते थे और ओपनिंग सेरेमनी के लिए जाने वाले थे और सब लोग फिंगडू माउंटेन के एंटर कर रहे थे। पहले एक एंसेंट रूम से गुजरने वाले थे। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा होता है और लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, मगर यांग फैन उन लोग के साथ था। वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी जिंदा चीज़ मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हड्डियों के ढांचे पड़े हुए हैं और कुछ लाशें पड़ी हुई। यह नज़ारा देखकर उन लोग को थोड़ा डर लगने लगता है कि शायद ये जगह काफ़ी खतरनाक हो सकती है। और कुछ लोग कह रहे थे कि आखिर फिंगडू माउंटेन वो ऐसी जगह पर ही क्यों है। यहाँ हर तरफ कॉर्प बॉडीज पड़ी हुई है। हमें दिखाया जाता है कि उन कॉर्प बॉडीज में अभी भी जान बाकी होती है। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे, वो कॉर्प बॉडीज अपने आप मूवमेंट करने लगती हैं और अभी उन लोगों को कॉर्प बॉडीज को मूव करते हुए देखा नहीं था। मगर अचानक से एक ओल्ड मैन जैसे ही उस कॉर्प बॉडीज को मूव करते हुए देखता है, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और डर के सहम जाता है। मगर बाद में वो लोग देखते हैं कि सारी कॉर्प बॉडीज एक जगह रुकी हुई होती है, उनमें से कोई भी मूव नहीं कर रहा होता है। पर यह जैसे ही योंगफैंग का पैर कुछ हड्डियों के ढांचे के ऊपर पड़ता है, तो वहाँ पर बहुत सारे परिंदे उड़ना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर मौजूद जितने भी कॉर्प बॉडीज होती हैं, वो सारी की सारी खड़ी हो जाती है, जैसे कि सारे के सारे जॉम्बीज हो। उन्हें देखकर सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि कॉर्प बॉडीज को मारना इतना आसान नहीं होता। वो बॉडीज मरी हुई होती हैं, उन्हें दोबारा मारने के लिए फिर से खड़ी हो जाती हैं। यहाँ पर सारे के सारे डिसाइपल इतने डरे हुए होते हैं कि वो सारे एक दूसरे से सिमट जाते हैं। मगर डोंगफेंग एक्सेप्ट कर लेता है कि वहाँ पर कोई और सारे के सारे लोग मरे हुए कॉर्प बॉडीज की तरह दिखावा कर रहे हैं। में हमें दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे कॉर्प वॉरियर्स वहाँ मौजूद वॉरियर्स को रास्ता देकर उन्हें अंदर जाने के लिए कहते हैं। यह कहने के बाद वो लोग उस दरवाजे के अंदर एंटर हो जाते हैं, मगर योंगफाई जाने लगता है तो उसे अचानक से एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है और योंगफाई कहता है कि मैं फेंगडू मांगडू जैसे जैसे करीब आ रहा हूँ, मेरी फीलिंग्स उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा उदासी फील होने लगी है। ऐसा लग रहा है कि मुझे यह फीलिंग्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। और यहाँ पर हम लोग फेंगडू माउंटेन के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक जाइंट स्टैचू मौजूद होता है और उसके सामने कुछ लोग हाथ में बेल्स पकड़े हुए रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं और उनके नीचे एक प्लेटफॉर्म बना हुआ होता है और जिसमें ब्लड बह रहा होता है। वो सारे के सारे लोग एक सेक्रिफिकेशन करने वाले थे, जिसके लिए उन लोगों ने एक 3 लोगों को बैठा कर बांध कर बिठाया हुआ था और 3 लोगों की आज बलि चढ़ाई जाने वाली थी, ताकि वो लोग एक नए कॉर्प डिमन को सेक्रिफिकेशन के लिए जरिए रिवाइव कर सके। और यहाँ पर योंगफाई जब दोबारा से वही आवाज़ सुनाई देती है, तो योंगफाई पलट कर कहता है कि आखिर ईस्ट की ओपनिंग सेरेमनी लोगों की तरफ अट्रैक्ट क्यों कर रही है। मुझे एक मर्तबा जाकर देखना होगा कि आखिर फेंगडू माउंटेन में क्या चल रहा है और पर यहाँ पर सब कुछ मुझे छुप कर करना होगा। यह कहते हुए अपने अलग रास्ते की तरफ चला जाता है, मगर सारे के सारे लोग वही ओपनिंग सेरेमनी वाले ग्राउंड की तरफ जा रहे होते हैं। जब वो लोग एक बड़े से ग्राउंड के सामने आते हैं, तो वहाँ पर हमें सेक्ट के एक मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि उन लोगों को काफ़ी देर से इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही वहाँ पर सभी लोग पहुँचना शुरू हो जाते हैं, तो वो लोग मास्टर कहते हैं कि आपका वहाँ पर वेलकम है और उन लोगों से कहता है कि आप हमारी सेरेमनी में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जानते हैं कि हमारे सेक्ट की एक बहुत लंबी हिस्ट्री रही है। मगर इससे पहले कि वो कुछ ज़्यादा बोल पाता, वहाँ पर खड़े लोग बोलना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि बकवास बंद करो और हज़ारों साल पहले की हिस्ट्री को छोड़ो, तुम आज की बात करो। तुम्हारा सेक्ट हज़ारों साल पहले मौजूद था, वो ख़त्म हो चुका है। तुम कुछ बेवकूफ़ लोग एक नया सेक्ट ओपन कर रहे हो और तुम पुराने सेक्ट का नाम यूज़ करते हो और लगता है कि शायद तुम लोग उस सेक्ट के फाउंडर कॉल बॉडीज़ का यूज़ कर रहे हो। मगर वो लोग मास्टर लोगों से कहते हैं कि तुम लोग शांत हो जाओ। आज के दिन हम लोग किसी के भी राइजस और या एविलनेस की वजह से उसे जज नहीं करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ के दम पर ही जज किया जाएगा। मगर वो लोग उन लोगों को कहते हैं कि तुम लोग सिर्फ न सिर्फ कुछ कॉल बॉडीज़ का यूज़ कर रहे हो, तुम लोगों में खुद से कुछ भी नहीं है, तुम बस मामूली वॉरियर्स हो। मगर वो मास वॉरियर कहता है कि तुम लोग मुझे यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग कितने ताकतवर हैं, ना ही मुझे कुछ भी और प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब मैं जो करने वाला हूँ उससे सब कुछ साबित हो जाएगा। इतना कहने की देर थी, अचानक से प्लेटफॉर्म हिलना शुरू हो जाता है, जिस पर सारे के सारे लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। मगर वो लोग देखते हैं कि उस ग्राउंड पर अचानक से एक एनर्जी अपीयर हो रही है और डार्क एंड ब्लू एनर्जी, वो एनर्जी बहुत ही तेजी से घूम रही होती है और सारे लोग सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर आखिर क्या अपीयर होने वाला। मगर हमें दिखाया जाता है कि एनर्जी के अंदर से एक डेड एंजल अपीयर होता है और हम लोग ने पहले भी देखा था कि वहाँ पर एक और एंजल मौजूद था, जो कि एक लड़की की तरह लग रहा था और वो एंजल ऑफ विल कहलाता है। उन दोनों के एंजल्स को देखकर सब लोग हैरान थे और कहते हैं कि इनके पास दो दो एंजल्स हैं।
मगर यहाँ पर सेक्ट लीडर खड़ा होता है और उन लोगों से आकर कहता है कि अगर तुम लोग हमारी ताकत से सेटिस्फाई नहीं हुए तो तुम लोग भी सामने आ सकते हो और हमसे मुकाबला करके दिखाओ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम लोगों में कितना दम है। जो भी यहाँ सबसे ज़्यादा ताकतवर है वही इस पर राज करेगा। फाइट का सुनते ही सारे के सारे लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था एंजल्स को हराना उनकी बस की बात नहीं है। मगर फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वहाँ पर एक वॉरियर आता है और वो मास्टर से बताने लगता है मास्टर चेंगडोंग की कोई भी डिस्कवरी नहीं हुई है। मगर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर यांगफाई उस माउंटेन के अंदर घुसा चला जा रहा होता है और वहाँ पर देखता है, चाहता है कि आखिर इस माउंटेन के अंदर क्या हो रहा है, जो कि उसे अपनी तरफ खींच रहा होता है। मगर वह देखता है कि वहां पर कुछ लोग हाथ में बेल्स लिए उस ग्राउंड में नाचते कूदते हुए रिचुअल्स परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर वो खुद भी हैरान था और कहता है आखिर ये लोग क्या करना चाहते। मगर जो रिचुअल वो परफॉर्म कर रहे थे और जिस तरह के मंत्र पढ़ रहे थे, यांगफाई उसे पहचान जाता है और कहता है कि एंशिएंट टाइम की एक इसी तरह मंत्र पढ़ा जाता था, मगर वह कुछ काम नहीं आता था। आखिर इन लोगों ने इस रिचुअल को कैसे सक्सेसफुल बनाया होगा। मगर हमें दिखाया जाता है कॉर्प सेक्टर मास्टर वहाँ पर मौजूद होता है और उस रिचुअल को कंप्लीट करने के लिए आगे का प्रोसेस शुरू करता है और एक स्पेल क्रिएट करते जैसे ही उसे आगे की तरफ भेजता है तो पेपर स्पेल वहाँ पर मौजूद लोगों के ब्लड को सेक्रिफिकेशन को कंप्लीट करने वाला होता है। हमें दिखाया जाता है कि उन लोग की बॉडी सारा सारा ब्लड खुद ब खुद बाहर निकलता जा रहा होता है और जब वो लोग ब्लड इतना ज़्यादा बह जाता है कि नीचे वाला जितना भी पैटर्न होता है वह पूरी तरह ब्लड से बाहर हो जाता है, तो उन लोगों को उस ब्लड रिचुअल के लिए यूज़ करते हैं और वहाँ पर मौजूद ब्लड पूल के अंदर सारा सारा ब्लड ट्रांसफ़र किया जाता है, जहाँ पर एक बड़ा सा स्टैचू भी मौजूद होता है। उसके साथ साथ वे लोग अपनी बॉडी से कुछ एनर्जी भी है उसको भी रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर मोमबत्तियाँ भी बुझ जाती है। इतने में योंगफाई को याद आता है कि उस ओल्ड मास्टर ने बताया था कि सेंगडू माउंटेन में कुछ एंशिएंट कॉर्प बॉडीज मौजूद हैं और उसके साथ साथ कॉर्प ड्राइविंग से का एक एंशिएंट रिचुअल परफॉर्म करने के एंशिएंट मंत्र भी मौजूद है। मैं नहीं जानता कि उन लोगों के पास एंशिएंट बॉडीज अभी भी मौजूद होंगी या नहीं। अगर वो लोग मौजूद होंगे तो फिर वह जगह बहुत ही खतरनाक होगी। ये याद आते ही यांगफाई कहता है कि अच्छा, अब समझ आया कि वो ओल्ड मास्टर इन लोगों की भी बात कर रहा था। ये फर्स्ट बॉडी रिवाइव करने वाले थे और उन लोगों ने 3 बॉडी को भी ब्लड खींचकर निकाला गया था। उसके बाद वे लोग पूरी तरह से स्केलेटन की तरह लग रहे थे। अब जब उनका रिचुअल कंप्लीट हो गया था तो वो लोग जायंट स्टैचू के सामने झुक जाते हैं और लायन किंग कहकर उसे पुकारना शुरू कर देते हैं। इतने में हम लोग को उस ब्लड पूल के अंदर से एक कॉफिन बाहर निकलते हुए दिखाई देता है, जो कि अपने ही आप ऊपर आ रहा होता है और उसे देखकर सारे के सारे लोग उसके आगे झुक जाते हैं और उसे ग्रीट करते हुए कहते हैं। और यहाँ पर यांगफाई कहता है कि मैं फील कर पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे कॉर्प बॉडी कोई एंशिएंट कॉर्प बॉडी है। क्या यह कोई एंशिएंट गॉड है या फिर यह सी यूरेन है। और फिर हमें ये बाहर सीन दिखाया जाता है जहाँ पर से एक मास्टर बाहर खड़े वॉरियर से कह रहा होता है कि क्या हुआ, तुम लोग लड़ने के लिए नहीं आ रहे हो क्या, तुम लोगों में हिम्मत नहीं है। कहकर जैसे ही जाने लगता है तो पीछे से एक बंदे की आवाज़ आती है और कहने लगता है कि तुम लोग लड़ाई में काफ़ी एक्साइटेड हो, मैं तुम लोगों से मैच लड़ने के लिए तैयार हूँ। इतना कहने के बाद वह पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ से एक और वॉरियर आ जाता है और वह आते ही कॉर्प ड्राइविंग सेट से मास्टर्स कहता है कि चलो अब मैं आ गया हूँ, तुम लोग अपने कौन से वाले एंजल को भेजना चाहते हो या फिर दोनों के एक साथ ही भेज रहे। यह सुनकर वहाँ पर मौजूद लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि यह बंदा इतना एरोगेंट कैसे, यह एक साथ दो दो एंजल से लड़ने के लिए बुला रहा है। मगर वहाँ पर मौजूद कार ड्राइविंग सीट के मास्कमैन कह रहा होता है कि यह बंदा कुछ अजीब सा है, मुझे इसकी बॉडी से एनर्जी सेंस नहीं हो रही, यह नॉर्मल ह्यूमंस की तरह बिल्कुल नहीं लग रहा है। मगर कार ड्राइविंग सीट के लोग कहते हैं कि तुम पहले अपना रियल लर्न तो बताओ कि तुम्हारा रियल नाम क्या है, क्या तुम कोई की रिफाइनर हो। तो वॉरियर हंसते हुए कहता कि मेरी क्या मजाल, मैं खुद से मैदान में उतरूं, मैं तो बस अपना छोटा सा नेक्रोमेंसर लेकर आया हूँ। हम लोग देखते कि उसके हाथ में एक छोटा नेक्रोमेंसर ट्रेजर होता है जिसके अंदर बहुत सारी एनर्जी इकट्ठा होती है। उस ट्रेजर को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं कि इस तरह का ट्रेजर कैसे एग्जिस्ट करता है। मगर हम लोग देखते हैं कि वो वॉरियर नेक्रोमेंसर अंदर से कुछ एनर्जी रिलीज करता है जो कि फौरन से उस ग्राउंड पर आती है और फौरन से कुछ घोस्ट का शेप ले लेती है, जिस पर वहाँ पर खड़े हुए लोग कहते कि यह क्या कोई रियल घोस्ट है। मगर वहाँ पर वह वॉरियर्स कह रहा होता है कि जाओ मेरे घोस्ट, जाकर इन्हें क्रिमिनल्स एंजल्स को ख़त्म कर दो। इतना कहने के साथ सारे सारे घोस्ट एक साथ ही उन एंजल्स की तरफ बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर मास्क मैन फौरन से ब्रेसलेट का इस्तेमाल करते हुए एंजल्स को एक्टिवेट कर देता है और हम लोग देखते हैं कि वह एंजल को ऑर्डर मिलता है, वो फौरन से हवा के ऊपर आते हैं और कुछ पोर्टल्स क्रिएट कर देते हैं और अपने एंजल फेदर की बारिश कर देते हैं जो कि बहुत तेजी उन घोस्ट के ऊपर बरस रही होती है। और हमें दिखाया जाता है वो फेदर इतने ताकतवर होते हैं और जिस भी घोस्ट से टकराते हैं
वो उसे वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देते। देखते देखते एक एक करके वो फेदर्स उन घोस्ट को डिस्ट्रॉय करते जा रहे होते हैं, जिसके बाद कुछ घोस्ट बाकी बचते हैं, मगर एंजल्स तक पहुंचने पहले ही मार दिए जाते हैं। मगर हमें दिखाया जाता है वो जब घोस्ट मर जाते हैं तो फिर एक एनर्जी फॉर्म होती है और इकट्ठा हो जाती है और कंबाइन अटैक बॉडी शेप ले लेती है, जिससे उनकी पावर बहुत कई गुना बढ़ जाती है। और यहाँ पर वो नेक्रोमेंसर उस ट्रेजर के जरिए दोबारा से बॉडी को कंट्रोल करता है और जैसे एंजल को मारने की कोशिश करता है, एंजल फेदर्स फौरन से अपने को डॉच कर लेते हैं, मगर वो घोस्ट उस दोबारा से अब आकर वार करता है और इस मर्तबा हुए एंजल पीछे हट जाते हैं और उस घोस्ट से जान छुड़ाने के लिए वो फिर से ऊपर से एक बड़ी फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं और उस घोस्ट के करीब आने का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही वो घोस्ट करीब पहुंचने वाला होता है तो एंजल उसके ऊपर एनर्जी बौछार कर देता है, तो वो एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो घोस्ट उसको रोक नहीं पाता और वापस से पीछे हट जाता है। मगर हमें दिखाया जाता है वो एंजल दोबारा से एक बड़ी फॉर्मेशन क्रिएट करता है, उसके ऊपर पूरी पूरी फॉर्मेशन ही घोस्ट के ऊपर दे मारता है, जिससे वो घोस्ट टकराता है, उससे पूरी तरह से एनर्जी फॉर्म में बिखर जाता है। ये देखते ही कॉप ड्राइविंग सेक्टर मास्टर कहता है कि तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हो मगर तुम फाइट में कुछ भी नहीं कर पाए। मगर वो वॉरियर कहता है तुम लोग बिल्कुल एक फैमिली की तरह हो, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम लोग इतने कैपेबल होगे। मैं बस छोटा सा एक रिसर्चर हूँ और मैंने बॉडीज़ के ऊपर इतनी रिसर्च की कि मुझे यही पता चला कि तुम लोग डेड बॉडी को एक अपने मकसद के लिए बिल्कुल गलत तरीके से इस्तेमाल करते हो। यकीन जानो मुझे तुम लोगों में ज़रा भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। अगर तुम लोग को वाकई एंजल बॉडीज़ हाथ लग गई थी तो उन डेड बॉडीज़ की तरह यूज़ भी नहीं करना चाहिए था। चलो अब खेल का शुरू करते हैं, यह तो सिर्फ वार्म अप मैच था, असल लड़ाई तो शुरू होने वाली। ये कहते ही अपनी बॉडी को एनर्जी रिलीज करता और हमें दिखाया जाता है उसकी एनर्जी से गोल्डन कलर की एनर्जी निकल रही होती है और वो लोग उन लोगों से कहता है मैं तुम लोग को आज एक रियल गॉड दिखाने वाला हूँ। इतने में हम लोग को दिखाया जाता है उस एनर्जी के बीच से एक गोल्डन बॉडी अपीयर होती है, जो गोल्डन बॉडी असल में गोल्डन एनर्जी थी, जो कि एक सिक्स रैंकिंग गोल्डन एंजल था। ये देखकर कॉप ड्राइविंग से लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, इसके पास सिक्स रैंकिंग गोल्डन एंजल मौजूद है। और यहाँ पे वो वॉरियर कॉर्प ड्राइविंग सीट के लोग से कहता है इस बॉडी को अच्छी तरह से देख लो, उम्मीद है कि तुम लोग इससे सेटिस्फाइड हो जाओगे। यहाँ पर वो गोल्डन एंजल जब अपनी आंखें ओपन करता है तो उसके सामने दो क्रिमिनल एंजल दिखाई देते हैं, जिन्हें देखते वो फ़ौरन से उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। और जैसे वह एंजल आपस में फाइट कर रहे थे तो उन लोगों की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन किसे मार रहा है। मगर गोल्डन एंजल फ़ौरन से अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हुए उस क्रिमिनल एंजल की बॉडी को अपनी पावर ट्रांसफ़र करना शुरू कर देता है और वह नेक्रोमेंसर वॉरियर अपनी एनर्जी के जरिए दूसरे वाले एंजल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर कॉप ड्राइविंग सेट के मास्टर जब यह देखता है तो उसे गोल्डन एनर्जी उस एंजल कंट्रोल कर रहा है, तो उसे वो कहता है कि अब समझ में आया कि ये बंदा क्यों यहाँ पर आया है, यह हमारे डेड एंजल को छीनना चाहता है। वो लोग उन कॉप एंजल को वापस बुलाने की कोशिश कर रहे होते मगर काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि वो गोल्डन एंजल कॉर्प बॉडी को अपनी तरफ कंट्रोल कर चुका होता है। मगर वहाँ पर मौजूद दूसरा एंजल जब गोल्डन एंजल की तरफ मारने के लिए जाता है तो उसे फॉलन एंजल बचाने की कोशिश करता है और यहाँ पर फॉलन एंजल ही गोल्डन एंजल कंट्रोल में आ चुका होता है, जिसकी वजह से एनर्जी क्रिएट होती है और अपने फॉलन एंजल पर हमला कर देता है और उसे नीचे ज़मीन में गिरा देते हैं। देखकर सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कॉप ड्राइविंग सेट के एंजल को हरा दिया है और यह गोल्ड बाइव सेट का मास्टर है। मुझे लगा ही था कि यह सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, इसलिए मैंने ही पहले ही तैयारी कर रखी थी। मगर वो मास्क मैन कहता है कि मास्टर हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, स्पिरिट से लड़ना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। मगर वो सेट मास्टर कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं, मैं बस अपने सेक्ट का नाम बनाना चाहता हूँ। अगर आज मैं हार गया तो मेरा सेक्ट सारी सारी रिप्रेजेंट मिट्टी मिल जाएगी, फिर कोई भी मेरे सेक्ट को ज्वाइन नहीं करेगा। अगर हम आज अपना सिक्का बिठा लेते तो ये फाइट जीत जाते तो कल्टीवेशन वर्ल्ड में हमारा नाम बन जाएगा और हमारे सेक्ट की रिप्रेजेंट वापस आ जाएगी। हमें आज अपनी ताकत का एक डेमो दिखाना ही पड़ेगा, वरना हमारे कॉप ड्राइविंग सेक्ट को ओपन करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर वह नेक्रोमेंसर और वॉरियर एक जगह पर खड़े होते हैं और कहते हैं कि देखता हूँ अब यह लोग क्या करना चाहते हैं। मगर हमें दिखाया जाता है कि वो सेक्ट मास्टर अपने जूनियर्स के साथ मिलकर फिर वही वेल हाथ में पकड़कर बजाने लगते हैं और इस रिचुअल परफॉर्म करने शुरू कर देते हैं और वहाँ गॉड वांग को इनवाइट करते हैं। उन मैजिक वेल को निकलते ही वाली वेव सीधा उस सेंगडू माउंटेन तक पहुंच जाती है, जिसके अंदर से कॉफिन मौजूद था और वहाँ पर मौजूद लोग सेक्रीफाइस करने वाले उस कॉफिन को समन कर लिया था, जिसके अंदर बॉडी मौजूद थी और वो सारे लोग उस बॉडी को सामने झुक रहे होते हैं और उसे वेलकम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर वांग फाई कुछ जानी पहचानी फीलिंग्स ही आ रही होती है और उस कॉफिन के अंदर जो भी मौजूद शख्स है वो यांग फाई को कोई जानने वाला है। जब उस कॉफिन के अंदर एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती तो यांग फाई उस एनर्जी को फील करता है और कहता है कि मास्टर क्या आप हैं। यह एनर्जी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, मगर उसे फिर भी वह लेडी की आवाज़ सुनाई देती है, जिस पर वो कहता है कि आखिर ये वॉइस किसकी है और इस वॉइस को सुनकर मैं इतना ज़्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहा। मगर उस
उसे उसको और बॉडी में कुछ दिखाई देता है। उसे पता चलता है कि एक और बॉडी किसी असल की नहीं, एक लड़की की है। उस बॉडी को देखते ही वो अजीब से रिएक्ट करना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे इतना अजीब सा फीलिंग क्यों हो रहा है। मगर फिर भी उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहती है मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। इस बार योंगफाई पहचान जाता है और कहता है कि यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि यूसियान की है, जिस पर वो इतना ज़ोर से का झटका लगता है। वो हैरान हो जाता है और कहता है यह नामुमकिन है। मगर इतने में वो कॉफिन उस गुफा से बाहर सीधा निकल जाता है और ग्राउंड की तरफ लोग को मौजूद आ जाता है और उस कॉफिन को समन कर रहे होते हैं। योंगफाई उसके पीछे पीछे ग्राउंड की तरफ चला जाता है। जब वो लोग देखते हैं कि कॉफिन बाहर आ चुका है तो अचानक क्लाउड्स पूरी तरह से रेड हो जाता है और मून भी पूरा रेड हो जाता है और यहाँ पर ज़मीन के नीचे रेड फ्लावर्स निकलना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही कॉफिन नीचे आकर उन लोगों के सामने पहुँचता है तो सेक्स मास्टर सच्चू को कहता है फाइनली उसकी एंट्री हो गई है। वहाँ पर मौजूद लोग कहते हैं कि आओ आकर देख लो, आज तुम लोगों को अंदाजा हो जाए मेरे सेक्ट की पावर क्या है। हमारे सेक्ट कल्टीवेशन किंग है। और योंगफाई उस कॉफिन के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो चुका होता है। वो देखता है कॉफिन ओपन होने वाला है, मगर उससे पहले वो उस कुछ रेड फ्लावर्स को दिखाई देते जो कि कुछ कॉफिन के पास आसपास ही थे। जैसे ही वो कॉफिन खुलता है और उसके अंदर एक लड़की बाहर हाथ निकलता है और लड़की जब बाहर आती है सीधे एक बड़े से रेड फ्लावर के ऊपर खड़ी हो जाती है। और हम लोग देखते हैं कि उस लड़की ने असल में रेड ड्रेस पहनी हुई होती है और योंगफाई उसे पहचान जाता है और कहता है कोई और नहीं बल्कि उसकी यूसियान है, उसकी सबसे पहली मोहब्बत, जिसके पास्ट लाइफ की बातें याद करने लगता है। जब यूसियान ने मरते हुए उससे कहा था कि तुम बूढ़े हो जाओगे तो मुझे भूल ना जाना और मुझे हमेशा याद रखना कि मेरा नाम यूसुआन है। इसी के साथ हमारा टॉम्ब ऑफ फॉलन गॉड का एपिसोड ही यहीं पर एंड होता है। तो इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा तरह से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।